अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। काश वकार अली मैं तुझे जन्म ही ना देती, या फिर तू पैदा होते ही मर गया होता। निशात बानो अपने बेटे के करतूतों की वजह से इस मुकाम पर आ गई थी कि जवान बेटे के लिए बद्दुआएं थी। बाप के मरने के बाद वकार अली ने खुद को हर लिहाज से बड़ा समझकर मनमानियां शुरू कर दी थी। उम्र ऐसी थी कि बिगड़ते देर न लगी, और वो बहुत बिगड़ गया था। ना किसी बड़े की तमीज़, ना किसी छोटे का लिहाज रहा। आवारा दोस्तों की सोहबत ने मकतब का रास्ता काट के मकतब इश्क की राह पर लड़ाला था। न सिर्फ किताबों से रिश्ता तोड़ा, बल्कि दोस्ती ने हर किस्म की बुराई को अपनाने की राह हमवार की। वो सरेआम सिगरेट पीता, सिगरेट का धुआं माँ, बहन और भाई के सामने इतनी बेफिक्री से उड़ाता कि छोटा भाई उसके रवैये पर एहतजाज कर डालता तो वो जवाबन उसकी ठीक ठाक खिंचाई कर देता। वो बहरहाल छोटा था, चुप कर जाता, सह लेता। जबान यूं भी चमड़े की थी, कोड़े की मानिंद पूरे वजूद पर ज़रबे लगाती थी। माँ, तूने मुझे पैदा करके कौन सा कमाल कर दिया है? तू ना पैदा करती तो क्या दुनिया की सारी औरतें मर गई थी? कोई ना कोई जन्म दे ही देती मुझे। वो ऐसी ही कड़वी बातें करता था। काश वो बदकिस्मत मैं ना होती, तुझे जहन्नुम देने की गुनाहगार कायनात की कोई और औरत ना होती। वो सिसक पड़ी थी। खुरच कर फेंक दो अपने माथे पर लगे इस एजाज को। काश मैं ऐसा कर सकती, वो जलकर बोली। मुझे तो लगता है माँ तू मेरी माँ है ही नहीं। अब्बा किसी कूड़े के ड्रम से निकाल कर लाए होंगे मुझे, वरना माँ की जुबान पर औलाद के लिए बद्दुआएं नहीं होती। वकार ने तो हद ही कर दी थी। वो अपने कारनामों पर कतई नजर न डालता। अपने गिरेबान में झांके बगैर वो दूसरों से शिकवा कुना था। निशात बानो शक्ति की हालत में आ जाती उसके अंदाजे गुफ्तगू पर कि उससे खून का रिश्ता मौजूद था। हाँ हाँ, नहीं हूं मैं तेरी माँ। तेरी रगों में किसी जहरीली नागिन का दूध खून बनकर दौड़ रहा है, वो चीखी। काश यही हकीकत होती, कम अज कम ये रोज रोज पैदा करने का ताना गाली की सूरत में ना सुनना पड़ता। एक दिन भी इस घर में रुकने को जी नहीं चाहता। हर वक्त की चिक चिक वो दाड़ा। तो किसने दावत दी है तुझे इस घर में आने की? ना आया कर। निशात बानो को गुस्सा आ गया तो वो बोला, वाह मेरी भोली माँ, वाह। कैसे ना हूं इस घर में? मेरे मरहूम बाप की 2 किनाल की ज़मीन के अलावा उन 10 लाख में भी मेरा हिस्सा है जो अब्बा की हिस्सेदारी के मिले हैं। सब खुद पर और अपने चहीतों पर खर्च करना है क्या? वो तो सब हिसाब किताब बताकर चला गया, मगर निशात बानो पर वो वक्त कितना भारी था ये उनकी बरसती आंखें और रोता दिल ही जानता था। और फिर रोते रोते निशात बानो माजी की यादों में खो गई। कई मन्नतों और मुरादों से खुदा ताला ने निशात बानो की शादी के 5 साल बाद वकार अली को उनकी गोद में डाला था। 5 साल बाद औलाद जैसी नेमत पाकर निशात बानो, उनकी सास और उनका बेटा उमर अली बहुत खुश थे। निशात बानो की सास ने उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी की। दादी ने वकार को बहुत लाड प्यार से पाला। एक रोज़ दादी दिल के दौरे की वजह से अपने खाली के हकीकी से जा मिली। वो दिन उमर अली और निशात बानो के लिए बहुत कठिन और दुश्वार दिन थे। दोनों एक दूसरे को तसल्लियाँ देते रहते और फिर जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। जिंदगी बहुत ऐसा तरीके से गुजर रही थी। वकार के बाद निशात बानो ने नन्हे इकरार को जन्म दिया, और फिर शहरीना के इस दुनिया में आने के बाद उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई। दिन बहुत हंसी खुशी गुजर रहे थे कि अचानक उमर अली एक रोज़ रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए। वो दिन निशात बानो के लिए क़यामत से कम न था। निशात बानो ने बहुत हिम्मत से काम लिया, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को संभालना और हौसला देना था। वक्त तो गुजरता गया। वकार अली बहुत जिद्दी हो गया था। जिस चीज़ पर एक बार हाथ रख देता, वो चीज़ उसे किसी भी कीमत पर चाहिए होती। जितना वकार जिद्दी था, उतना ही इकरार समझदार और सलीका शियार था। वो अपनी माँ का बहुत फर्मा बरदार था, अपनी माँ का हर तरह से ख्याल रखता, और वकार जहाँ मौका मिलता अपनी माँ का दिल दुखाने और उन्हें ठेस पहुँचाने से बाज ना आता था। चल भाई वकार, कहीं आवारागर्दी करने चले। वकार अली अपने दोस्त हबीब के साथ गलियों और सड़कों का चक्कर लगाते हुए गर्ल्स कॉलेज के पास से गुजरे तो वकार खड़े का खड़ा रह गया, जबकि हबीब लड़कियों से छेड़छाड़ करने लगा। हिना को देखकर वकार का दिल बेकाबू हो गया और जोरों से धड़कने लगा। क्या करता बेचारा। हिना थी ही इतनी प्यारी, खूबसूरत और खूबसीरत भी, सबसे प्यार करने वाली। जब हबीब ने वकार को एक टिक एक तरफ देखते पाया तो वकार को कंधों से झंझोड़ डाला।
वही तू एक तरफ ही क्यों देख रहा है? और जहाँ तू देख रहा है वो सिर्फ एक दरख्त है, इसके अलावा वहाँ और कोई नहीं है जिसे तू देख रहा है। हबीब की बात सुनकर वकार एकदम होश की दुनिया में लौट आया। उस दिन के बाद वकार रोज़ाना गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़ा होकर अपनी महबूबा का इंतज़ार करता। एक दिन वकार ने हिना की तरफ एक रुक्का लिखकर फेंका, जिसे हिना ने बिना पढ़े ही फाड़कर हवा में उछाल दिया। यह देखकर वकार गुस्से से लाल पीला हो गया। शर्म नहीं आती तुझे यूं लड़कियों को छेड़ते हुए? आवारा लोफर लफंगे, कुछ शर्म कर, तेरी जवान बहन अभी घर में बैठी है और तू यूं दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ता है। जा कहीं शर्म से डूब मर गंदे नाले में। निशात बानो घर में दाखिल होते ही शुरू हो गई थी। अम्मा तुझे किसने कहा कि मैं दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ता हूँ? वकार ने जवाब दिया। क्या तूने आज करमदीन की बेटी हिना की तरफ रुका नहीं फेंका? अच्छा, तो ये चाचा करमदीन की बेटी है। वकार ने इत्मीनान से सुकून का सांस लिया। बेगैरत, कुछ शर्म कर। अपनी गलती पर नादिम होने की बजाय तू इत्मीनान और सुकून का सांस ले रहा है। दूसरों की बहन बेटियों पर से अपनी नज़रें हटा और जल्दी से अपनी बहन के हाथ पीले कर दे। निशात बानो ने वकार से कहा। तो क्या शहरीना के लिए परिश्तान से कोई शहजादा ढूंढ कर लाऊं? कहीं भी देखकर कर दे शादी इसकी। वकार ने दूबदू जवाब दिया। हाय मेरे अल्लाह, ऐसी कौन सी घड़ी थी जिस वक्त मैंने इसे जन्म दिया? तू मर क्यों नहीं जाता खबीस? या फिर मुझे ही थोड़ा जहर ला दे। कम अज़ कम ऐसी कड़वी कसीली बातें तो सुनने को नहीं मिलेंगी मुझे। निशात बानो हाथों में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। एक दिन हिना छत पर कपड़े फैलाने गई तो बदकिस्मती से वकार ने हिना को देख लिया। असल में दोनों की छतों में महज एक छत का ही फासला था। दोपहर का वक्त था। वकार ने एक छत पार की और सीधा हिना की छत पर पहुंच गया। हिना, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा दिल बेकाबू हो गया है। हर तरफ मुझे सिर्फ तुम ही तुम दिखाई देती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं सचमुच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वकार ने हिना का हाथ थामकर जज्बाती अंदाज में अपने प्यार का इजहार किया। खबरदार, जो अपने गंदे नापाक हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी की। अरे तुम शराबी जुआरी से प्यार तो कोई दूर की बात है, कोई नफरत भी नहीं करेगा। शक्ल देखी है अपनी, कैसे भूत की तरह सजा रखी है। मुंह से हर वक्त सिगरेट और शराब की बू। अरे इस दुनिया में नफरत से भी बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो वो करती हूँ मैं तुमसे। हिना ने गुस्से से जवाब दिया। हिना, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ छोड़ दूंगा। शराब की तरफ कभी देखूंगा भी नहीं और सिगरेट को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ जाने मन। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से जो मेरा नाम भी लिया तो तुम चाहे अब अपनी ये हरकतें छोड़ भी दो, फिर भी दुनिया वाले तुम्हें शराबी जुआरी ही कहेंगे। हिना, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से और आइंदा कभी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर हिना रुकी नहीं और तेज़ी से सीढ़ियों उतर गई। अपनी बेइज्जती देखकर वकार का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो तैश के आलम में अपनी छत पर चला गया और मुंह पर हाथ फेरकर बुड़बुड़ाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे कमीनी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। अगले दिन वकार हबीब को लेकर एक बहुत बड़े काले इल्म के माहिर के पास गया। उसने हिना पर काला इल्म करवाने का सोच रखा था। बाबा, पैसों की फिक्र मत करो, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, मगर आपको मेरा काम जल्दी करना होगा। मैं उसे अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखना चाहता हूँ। ठीक है बच्चा, तुम जुमेरात को मगरिब के बाद मेरे पास आना, बाबा ने वकार से कहा। यार, तुझे ये सब करके क्या मिलेगा? इससे तुझे हिना तो नहीं मिल जाएगी ना, बल्कि वो तो बेचारी मर जाएगी। वापसी पर हबीब ने वकार से कहा। यही तो मैं चाहता हूँ। अगर हिना मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगा। बहुत भयानक मौत मारूंगा। वकार गुस्से से दौड़ा। बाबा, मुझे बचाओ। एकदम हिना हड़बड़ा कर उठ बैठी। चाचा करमदीन भी बेटी की चीख सुनकर दौड़े चले आए। क्या हुआ मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना? बाबा, वो अभी किसी ने मुझे सोते में बहुत ज़ोर से झंझोड़ा है और जब मैंने आँख खोलकर देखा तो कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं है यहाँ, ये तेरा वहम है मेरी बच्ची। चल सो जा, शाबाश। कल तेरी माँ को फ़ोन करके बुला लूँगा। जब भी गांव जाती है वापस आना भूल ही जाती है, करमदीन ने बेटी से कहा। हिना की माँ नसीमा, जो कि अपनी बहन के गांव गई हुई थी अपनी बहन की अयादत के लिए, और फिर करमदीन के फ़ोन करने पर अगले ही दिन वापस आना पड़ा और बस फिर रोज़ बरोज़
हिना की तबीयत बिगड़ती रही। हिना कुछ ही दिनों में बहुत कमज़ोर नज़र आने लगी थी। अब भी वकार रोज़ाना कॉलेज से वापसी पर हिना को देखा करता था। वकार को भी हिना पहले से बहुत कमज़ोर लगी, मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन हिना की माँ हिना के सर में कंघा कर रही थी तो कंघा उसके हाथ से छूट गया, और जो बाल कंघे में उलझे थे वो इस तरह कंघे से निकले जैसे किसी ने हाथ से उन्हें निकाला हो, और फिर देखते ही देखते सारे बाल उड़ते उड़ते हवा में तहलील हो गए। हिना जब भी खाना खाने लगती तो उसे खाने में अजीब सा जायका लगता, जैसे उसमें कोई अजब शे की मिलावट हो। हिना मेरी बच्ची, कुछ तो खा ले, देख जरा क्या हालत बना ली है तूने अपनी। रंग काला हो गया है और इतनी कमज़ोर हो गई है कि बिल्कुल ढांचा लगती है। हिना की माँ नसीमा परेशानी के आलम में हिना से बोली, मगर हिना तो खुद इस बात से लाइल्म थी कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। बाबा जी, और कितना काम बाकी है? वकार आज फिर पीर के आस्थाने पर पहुंचा था। बस बच्चा, आखिरी बार बाकी है। परसों तक तुम्हें 10,000 रुपये और लाने हैं, और फिर बस तुम्हारा काम पूरा। बाबा, क्या परसों तक? हिना, मेरा मतलब है। हाँ बच्चा, परसों तक वो लड़की मर जाएगी, तड़प तड़प कर, जैसा कि तुम चाहते हो। वकार के बोलने से पहले ही पीर का जवाब हाजिर था। हाँ बच्चा, परसों तक वो लड़की मर जाएगी, परसों तक वो लड़की ज़रूर मर जाएगी। गाड़ी ड्राइव करते वक्त पीर बाबा के अल्फाज वकार के कानों में गूंज रहे थे। ये मुझे क्या हो रहा है, जबकि मैं खुद हिना की भयानक मौत चाहता हूँ? फिर मुझे क्यों बेचैनी हो रही है? क्यों मेरा दिल बेचैन है? जिगर, तुझे प्यार हो गया उससे, सच्चा प्यार। तुम अपनी ज़रा सी बेइज्जती की वजह से इस हद तक जा सकते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम कातिल हो, जालिम हो, अपनी माँ के भी नाफरमान हो। बेहिस जंगली जानवर, तुम एक लड़की की जान ले रहे हो, और वो भी उसकी जिसे तुम बेपनाह प्यार करते हो, महज एक बेइज्जती की खातिर। वो बेइज्जती नहीं, वो तो बल्कि एक सच्चाई है। तुम तो सच में शराबी जुआरी हो। बस सिर्फ एक अना की खातिर तुम अपने प्यार की जान ले रहे हो, सिर्फ अना की खातिर। वकार के दिल से आवाज़ आई, और फिर एक तेज़ रफ्तार कार बचाते बचाते सामने से आते हुए ट्रक से टकरा गई और कई कलाबाजियां खाती हुई दूर जा गिरी। हिना बाजी पर किसी ने काला इल्म करवा दिया है। यह बहुत भयानक है। देखो बच्ची का चेहरा कितना बेरौनक हो गया है, काली और कमज़ोर भी हो गई है। मेरी मानो तो मेरी अम्मी की तरफ एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं, उनके पास काले इल्म का तोड़ है। उनके पास ले जाओ हिना को, शायद अल्लाह बेहतर कर दे। वो बस 10,000 रुपये फीस लेंगे और बच्ची ठीक हो जाएगी। पड़ोसन शकीला ने हिना की वालिदा को बताया। बुजुर्ग की फीस सुनते ही नसीमा बीबी कुछ बोल ना सकी। मोहल्ले की जितनी भी औरतें आती कुछ ना कुछ मशवरा देकर चली जाती, और नसीमा बीबी सिवाय हूँ हाँ के और कुछ ना बोलती। एक दिन अपने शौहर से बोली, हिना के अब्बा। पड़ोसन शकीला आई थी, वो किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग के बारे में बता रही थी। हाँ हाँ, कहाँ है वो बुजुर्ग, जल्दी से बताओ। करमदीन बीवी की बात काटकर जल्दी से बोला, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसकी बच्ची जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। वो कह रही थी कि बुजुर्ग की फीस 10,000 रुपये है। नसीमा कुछ हिचकिचाते हुए बोली। करमदीन भी बीवी की बात सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि घर में जितनी जमा पूंजी मौजूद थी वो सब हिना के इलाज पर ख़त्म हो चुकी थी। अब उनके पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और ना ही उनका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो कि उनकी मदद करे, या ये लोग उनसे कोई ज़रूरत तलब करें। बस तुम फिक्र न करो। जिस किसी ने भी ये सब किया है, अल्लाह से यही दुआ है कि वो उसके दिल में रहम डाले और वो ये सब कुछ ख़त्म कर दे। नसीमा बड़े सब्र तहम्मुल के साथ गोया हुई, क्योंकि वो अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा रखती थी और उसे पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। हाँ, अल्लाह से दुआ है वो जल्दी से मेरी बच्ची को सेहतयाब कर दे। जब अल्लाह की तरफ से हमारी ये आजमाइश है तो हमें इसमें पूरा उतरना है। ए मेरा मौला, ए मेरे मालिक, हम पर अपना रहम फरमा। करमदीन अफसुर्दा लहजे में बोला। अम्मा, आप तो कुछ खा लें, यूँ कब तक अपने आप को अजियत देती रहेंगी? शहरीना अपनी माँ से बोली। कैसे खा लूँ मैं कुछ? 3 दिन से वकार घर में नहीं आया। पता नहीं उसने भी खाना खाया है कि नहीं, पता नहीं कहाँ है, वो किस हाल में है। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। या मेरे मालिक, मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। बेशक वो कैसा भी है तो मेरा बेटा। अगर उसे कुछ हो गया तो पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रहा होगा। कहीं उसे पुलिस तो नहीं ले गई पकड़ के? निशात बानो घबराहट के आलम में बोली। अम्मा, वो जो करमू चाचा की बेटी हिना है, उसकी तबीयत अब कैसी है?
शहरीना अम्मा का ध्यान बटाने के लिए बोली, हाँ बेटी, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। हिना तुम्हें याद कर रही थी, हो आना उसकी तरफ। उस बेचारी बच्ची पर किसी ने जादू करवा दिया है। इतनी खूबसूरत बच्ची को ना जाने किसकी नज़र लग गई। बस अल्लाह ताला उसे जल्दी सेहतयाब कर दे, निशात बानो शहरीना से बोली। इतने में इकरार का मोबाइल फ़ोन बज उठा। वालेकुम सलाम। जी जी, इकरार ही बात कर रहा हूँ। जी, आप कौन? कब? कैसे? कहाँ? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भाई ठीक तो है ना? कहाँ हैं अब? ठीक है, मैं आधे घंटे में आपके पास पहुँचता हूँ। अल्लाह हाफिज़। कहाँ है वकार? कैसा है, ठीक तो है ना वो? बताओ तो सही किस हाल में है? निशात बानो इकरार के फ़ोन बंद करते ही शुरू हो गई, क्योंकि वो इतना तो जान ही चुकी थी कि वकार के बारे में बात हो रही थी। अम्मा, वो भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, 3 दिन के बाद अब होश आया है, और उन्होंने मेरा नंबर दिया था हॉस्पिटल वालों को, तो हमें बुलाया है। चलो ठीक है, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ, आप जल्दी बाहर आ जाएं। क्या हुआ मेरे बच्चे, कैसे हुआ ये सब? तो ठीक तो है ना? आधे घंटे बाद निशात बानो इकरार के साथ वकार के पास थी। वकार के सर पर पट्टी बंदी देखकर परेशान और खौफजदा थी। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, बहुत दुख दिए हैं मैंने तुम्हें, मैं तो माफ़ी के भी काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि आपका दिल बहुत नर्म है। मैं आज के बाद कभी गलत काम नहीं करूँगा, आपका दिल कभी नहीं तोड़ूंगा, मुझे माफ़ कर दें। वकार हाथ जोड़कर माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगा। यह सब तुम्हारी माँ की दुआ है जो तुम बच गए, वरना तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल था। अगर वक्त पर वो भला आदमी तुम्हें अस्पताल न पहुंचाता तो। डॉक्टर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। सलाम, कैसे हो वकार मियाँ? इतने में करमदीन चाचा अंदर दाखिल हुए। हाँ, यही है वो भला आदमी जिसने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया था। ये तुम्हारी अयादत के लिए लगातार 2 दिन तक आता रहा है, और तुम्हारे घर वालों को भी खबर नहीं करने दी कि वो परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर ने तफसील बताई। हिना, हिना कैसी है? बेख्तियार वकार के मुंह से हिना का नाम निकला, और फिर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। मेरा मतलब है, हिना की तबीयत कैसी है अब? ओह बेटे, उसने अब कहाँ ठीक होना है, अब तो उसका बचना बहुत मुश्किल लगता है, करमदीन ने अफसुर्दगी से कहा। उनकी बात सुनकर वकार का दिल कट सा गया। वो अपनी गलती पर नादिम होने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि हिना के बगैर उसकी ज़िंदगी नामुकम्मल है। जिसने उसकी जान बचाई वो उसकी बेटी की ज़िंदगी जीन रहा था। वकार ये सोचकर बस खामोश हो गया और फिर कुछ बोल ना पाया। चलो अब घर चलते हैं, बाकी बातें घर जाकर होंगी, इकरार ने सबको मुखातिब करते हुए कहा। इस बात का ध्यान रहे कि इनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है, इन्हें अभी मुकम्मल बेड रेस्ट की ज़रूरत है, और इन्हें दवाइयाँ वक्त पर देते रहिएगा। डॉक्टर ने इकरार को मुखातिब किया। ठीक है डॉक्टर साहब, इकरार बोला। घर आने के बाद वकार सबसे पहले उस काले इल्म वाले बाबा से मिलना चाहता था। उसे मौका ही नहीं मिल रहा था घर से बाहर निकलने का। निशात बानो उसे घर से निकलने का मौका नहीं दे रही थी। वो जल्द अज जल्द उस बाबा के पास जा पहुंचा था और उससे हिना की सेहतयाबी के बारे में कहना चाहता था कि उसे हिना की मौत नहीं बल्कि ज़िंदगी चाहिए। वो जानता था कि वो उस बाबा के पास पैसे लेकर नहीं पहुंचा था, इसलिए उन्होंने अपना आखिरी बार अधूरा ही छोड़ दिया था। उस दिन छत से आने के बाद हिना को अपनी गलती पर शर्मिंदगी हुई। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था वकार को। क्या वो सचमुच मुझसे प्यार करता है? मैंने उसे बहुत गलत कह दिया, मगर मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, वो सोच रही थी। मगर उस दिन के बाद वकार उसे कभी नज़र नहीं आया। मगर वो नहीं जानती थी कि वकार अब भी उसे छुप छुप के देखता है, और वकार के जहन में क्या है वो इससे लाइल्म थी। वकार ने भी जज्बात और तैश में आकर जो फैसला किया था, अब वो पछता रहा था और अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता था। क्या वकार मुझसे खफा है या मुझसे बात नहीं करना चाहता? मैं क्यों उसके बारे में इतना सोचने लगी हूँ? क्या मैं अभी तो उससे मोहब्बत नहीं करने लगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे प्यार नहीं करती, मुझे तो नफरत है सिगरेट नोशी से, शराब से। फिर मैं उससे क्यों प्यार करने लगूं? हिना के जहन में सवाल उठा। हिना, तुम्हें भी उससे लगाव हो गया है, मोहब्बत करने लगी हो तुम उससे, और ये बात तुम सबसे छुपा सकती हो मगर खुद से नहीं। हाँ हाँ, तुम उसके बारे में बहुत सोचने लगी हो। जब उसने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी खातिर सब बुरे काम छोड़ दूंगा, तो फिर तुम उस पर यकीन करो और उससे अपने प्यार का इजहार कर दो। हिना के दिल से आवाज़ आई। मगर फिर बहुत तेज़ी से बिगड़ती हिना की तबीयत ने इजाज़त नहीं दी कि वह दोबारा कॉलेज जा सके। शहरीना जब भी हिना के घर आती तो हिना उससे सब घर वालों के बारे में पूछती। हर बार घर वालों के पूछने पर शहरीना को शक हो गया, वो हिना को छेड़ने लगी।
क्या बात है, हर बार घर वालों के बारे में ही पूछती रहती हो? कभी हमारे बारे में भी पूछ लिया करो कि हम कैसे हैं। फिर हिना ने शहरीना को सब कुछ बता दिया और ताकीद की कि अभी किसी को ना बताए। अच्छा, तो भाभी जान नहीं बताती किसी को, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी और एक दूसरे से अपनी हर बात कर लिया करती थी। अचानक हिना की बिगड़ती हालत देखकर शहरीना भी बहुत गमगीन और अफसुर्दा थी। हर गुजरता दिन हिना के लिए बुरा ही दिन होता। कभी उसकी चारपाई खुद ही हवा में उड़ने लगती, तो कभी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता और खुल जाता। कभी उसे अपने कमरे में तेज खुशबू महसूस होती। वो बीमारी की हालत में भी वकार के बारे में सोचती रहती थी। उधर वकार को घर से निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो कैसे उस बाबा के पास जाए। एक दिन निशात बानो और शहरीना साथ वालों के घर हिना की खैरियत पूछने गई, तो वकार को मौका मिल गया और वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। वो उठा और आहिस्ता कदम उठाता हुआ चलने लगा। उसे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी क्योंकि उसके सर पर बहुत गहरा जख्म था और डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट बताया था। मगर वो अपनी परवाह किए बिना ही गाड़ी ड्राइव करने लगा। बहुत आहिस्ता और एहतियात से गाड़ी चलाता हुआ वो काले इल्म के माहिर बाबा के पास जा पहुंचा। बैठ जाओ बच्चे, मैंने तुम्हें जुमेरात को 10,000 रुपये लेकर बुलाया था और तुम नहीं आए, इसलिए अभी तक मैंने अपना आखिरी बार नहीं किया, बाबा वकार को मुखातिब करते हुए बोला। और अब आप आखिरी बार करेंगे भी नहीं। जो इल्म आपने हिना पर किया है उसका तोड़ भी आप ही को करना होगा। इसके लिए आपको जितने रुपयों की ज़रूरत होगी वो सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बताइए कितने और रुपये चाहिए आपको? वकार बाबा जी से बोला। लेकिन तुमने तो उस लड़की को जान से मारने को कहा था। हाँ कहा था, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना खुदगर्ज और घटिया हूँ। एक ज़रा सी मामूली बात पर मैं कैसे किसी की जान ले रहा हूँ। मैंने अपनों को बहुत दुख दिया है, अपनी माँ की बहुत नाफरमानी की है। अब मैं मज़ीद अपने घर वालों को और अजियत नहीं दे सकता। लेकिन मैंने तो अपने आखिरी बार की पूरी तैयारी की हुई है, बाबा ने कहा। अगर उसकी जान चली गई तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। आपको जितने रुपए चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर हिना को बचा लीजिए। बाबा खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ। वकार ने भिलकते हुए बाबा के पाँव पकड़ लिए थे। अच्छा ठीक है बच्चा, ठीक है, तुम उठो, तुम्हारी हिना को कुछ नहीं होगा। इसके लिए मुझे 20,000 रुपये चाहिए, और जितनी तेज़ी से हिना की तबीयत बिगड़ी थी उसी तेज़ी से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बाबा ने कहा। ठीक है, मैं कल आपको 20,000 रुपये दे दूंगा, मगर हिना ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बच्चा, वो ठीक हो जाएगी, मगर कल वादे के मुताबिक रुपए ले आना। पहले की तरह अगर तुम ना आ सके तो उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है, समझे? बाबा ने कहा। अच्छा ठीक है बाबा जी, मैं कल पहुंच जाऊंगा। वहां से सीधा वकार हिना के घर पहुंचा। वहां पर अभी तक निशात बानो और शहरीना हिना के पास बैठी थी। हिना को देखकर यकदम वकार का दिल बुझ गया। आओ आओ बेटा, बैठो यहाँ। नसीमा बीबी वकार को देखकर गोया हुई। बेटा, हमें हिना अपने पास से उठने नहीं दे रही, इसलिए थोड़ी देर हो गई, निशात बानो बोली। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि मैं यहीं आ जाऊं, वकार बोला। कैसी हो तुम हिना? हिना जो बहुत देर से यकटिक उसे देखे जा रही थी एकदम चौंक गई। जी, मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का, हिना घबराहट में बोली। फिर काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को कनकियों से देखते रहे। घर आने के बाद शहरीना बोली, भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो गुड़िया। आज बहुत अरसे के बाद वकार ने बहन से इतने प्यार से बोला था। भाई वो मैं चाहती हूँ कि जब हिना ठीक हो जाए तो आप उसे मेरी भाभी बना दें, वकार ने क्या कहा लगाया। अरे पगली, ये बात कहने के लिए इतना हिचकिचा रही थी? अच्छा एक बात तो बताओ। जी भाई, तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे तुम्हारी भाभी बनाऊं? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपके बगैर नहीं रह सकती। उसने मुझे सब कुछ बताया है। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर उस दिन के बाद आप उसे कभी नज़र ही नहीं आए, और फिर अब वो इतनी बीमार हो गई कि आपसे बात नहीं कर सकी। जिस किसी ने भी उस पर काला इल्म करवाया है, अल्लाह करे उसके दिल में रहम आ जाए और वो ये काम करवाना छोड़ दे। उस बेचारी ने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो उसके साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? शहरीना बोले जा रही थी और वकार के कानों में सिर्फ एक ही फिक्रा गूंज रहा था, हिना आपसे बहुत प्यार करती है, हिना आपसे बहुत प्यार करती है। और अब वकार जल्द अज जल्द हिना से मिलना चाहता था, और ये मौका वकार हाथ से जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि करमदीन आज किसी काम से शहर गया हुआ था। और फिर वकार जल्दी से हिना के घर पहुंच गया। वहां नसीमा बीबी और हिना दोनों बैठी हुई थी। वकार को देखकर हिना एकदम चौंक गई।
जब नसीमा ने देखा तो वकार को देखकर वो भी हैरान रह गई। आओ आओ बेटा, कैसे आना हुआ? जी वो मैं कहीं जा रहा था तो सोचा चाचा करमदीन से मिल लूँ और इना की खैरियत भी दरियाफ्त कर लूँ। वकार के घर वाले भी और बाहर वाले भी वकार का एक नया रूप देखकर हैरान भी थे और खुश भी थे, क्योंकि अब ये पहले वाला वकार नहीं था। अच्छा बेटा, तुम्हारे चाचा तो किसी काम से बाहर गए हैं, तुम हिना से बातें करो, इतने में तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हिना की अम्मी बोली। नसीमा बीबी के चले जाने के बाद काफ़ी देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। वकार, मैं आपसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला और ना ही उस दिन के बाद आप मुझे कभी नजर आए। हिना ने ही गुफ्तगू का आगाज़ किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उस गलती के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वकार ने ही जुमला पूरा किया। हिना की सांस उखड़ने लगी थी, उससे जुमला पूरा नहीं हो पाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है हिना, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम पर काला इल्म करवाया था, इसलिए कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता था। मेरा मकसद तुम्हारी मौत नहीं था, सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझसे तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, तुमसे ज़्यादा मुझे तकलीफ होती है तुम्हें इस हाल में देखकर। मेरी वजह से तुम इस हाल तक पहुंची हो और अब तुम्हें इस हाल से निकालना भी मेरा काम है। बस तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, तुम बस मेरी हो, मेरी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा हिना। वकार हिना को देखे जा रहा था और बोले जा रहा था, और हिना भी वकार की तरफ देख रही थी और वकार भी हिना की आंखों में देख रहा था, जहां उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल रहा था। वकार चाय पिए बगैर ही हिना के पास से उठकर चला गया और सीधा काले इल्म वाले के पास पहुंचा। 20,000 तो वो उसे पहले ही दे चुका था। बस बच्चे, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है। अब हिना 4-5 दिन में भली चंगी हो जाएगी। और फिर वकार वहां से घर वापस आ गया। रास्ते में वो गाड़ी ड्राइव करता हुआ हंस रहा था और खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि आगे बाकी सारी जिंदगी के लिए बहुत सी खुशियां उसकी मुंतजिर थी। खास एपिसोड का दूसरा पुरस्कार किस्सा। मेरा नाम रशीद है। मैं हसास और नरम दिल रखने वाला डॉक्टर हूँ। अपने पेशे से मोहब्बत करता हूँ और गरीबों का ख्याल रखता हूँ। इसीलिए जब हमारे इदारे में एक दूर दराज सरहदी गांव के लिए पोस्टिंग आई तो मैंने खुशी से अपना नाम आगे कर दिया। साथ के कई डॉक्टर मेरी तरफ ऐसी नज़र से देखते थे जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं मुतमईन था, क्योंकि मैंने डॉक्टरी का शोबा खिदमत खल्क के लिए ही चुना था। वो एक छोटा सा गांव था जिसके करीब ही हिंदुस्तान की सरहद थी। उस गांव में एक छोटा सा अस्पताल था। उस गांव के गिर्द सहरा फैला हुआ था और गांव के मकान एक दूसरे से थोड़े फासले पर थे। मैं हर वक्त मरीजों के लिए मुस्तैद रहता था। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। बॉर्डर रेंजर्स फोर्स के जवान भी कभी कभी किसी बीमारी के सिलसिले में मेरे पास आते थे, जिनका मैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करता था। उनका एक इंस्पेक्टर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया और हम दोनों 2 मरतबा शिकार पर भी गए। मैं बाहर ज़रूर निकलता था, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाता था, क्योंकि मैं इस इलाके से अनजान था और मेरे भटक जाने का अंदेशा था। एक शाम ठंडी हवा चल रही थी और मैं लुत्फानंदोज होता हुआ थोड़ी दूर सहरा में निकल गया, लेकिन अंधेरा होते ही वापसी का सफ़र शुरू किया। मैंने रास्तों के तयन में बहुत एहतियात बरती, लेकिन फिर भी रास्ता गंवा दिया। आखिर बहुत मुश्किल से मुझे वापसी का रास्ता मिला। उस वक्त तक काफ़ी अंधेरा हो गया था। मैं वापसी के लिए थोड़ा ही चला था कि मेरे पास से कोई हवा के झोंके की तरह गुजर गया। मैंने जल्दी से पलटकर पीछे देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र न आया, बल्कि हवा का झोंका खुशबू लेकर मेरी नाक से टकराया और मैं बेखुद सा हो गया। मैंने बेताब होकर वो सारा इलाका छान मारा, लेकिन मुझे उस खुशबू के अलावा कुछ न मिला। मैं काफ़ी परेशान और उलझा हुआ वापस अपने अस्पताल आ गया। अस्पताल छोटा सा था, जिसके 3 कमरे थे। 2 कमरे अस्पताल के लिए और एक मेरी रिहाइश थी। मैं अपने कमरे में लेटा काफ़ी देर तक उस खुशबू के मुतालिक सोचता रहा। वो खुशबू पूरी रात मेरे हवासों पर छाई रही। एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि वह खुशबू वाली शख्सियत जो कोई भी है मेरे कमरे की खिड़की के साथ ही खड़ी है। यह एहसास होते ही मैं जल्दी से उठा और दबे पांव खिड़की के पास पहुंचा और जल्दी से खिड़की चौपट खोल दी। लेकिन मुझे ये देखकर मायूसी हुई कि बाहर कोई ना था। वो रात मेरी उसी तरह बेसुकूनी में गुजर गई। सुबह उठकर वज़ू किया और नमाज अदा की तो मेरा मुलाजिम मेरे लिए नाश्ता ले आया।
सरकार की तरफ से इस अस्पताल में एक कंपाउंडर इकबाल और एक मुलाजिम दीगर कामों के लिए था, जिसका नाम रहमत था। वो जब मुझे चाय देने लगा तो उसने मेरी तरफ गौर से देखा। रात की बेख्वाबी मेरी सुर्ख होती आंखों से साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर साहब, लगता है रात को आप सही तरीके से नींद नहीं ले सके। उसकी बात के जवाब में मैंने उसे घूर कर देखा तो वो झेंप सा गया, जिस पर मैं मुस्कुरा दिया। बस यार, रात को नींद नहीं आ सकी, और क्यों इसकी अभी तक मुझे खुद समझ नहीं आई। वो मजीद कुछ बात किए बगैर ही कुछ सोचता हुआ बाहर चला गया। आज मैंने फिर उसी तरफ जाने का इरादा किया ताकि उस खुशबू का राज जान सकूं, जो कि अचानक पैदा होकर मेरे जहन पर छा गई थी। लेकिन उस दिन दोपहर को एक लड़का झगड़े के दौरान जख्मी होने वाला आ गया। दो फरीकों में खासी खतरनाक लड़ाई हुई थी। उनके साथ रेंजर्स के जवान और मेरा दोस्त वली भी था। 8 के करीब आदमी जख्मी थे, जिनकी मैं और इकबाल मरहम पट्टी कर रहे थे और एक दो छोटे मोटे ऑपरेशन भी किए थे। लेकिन जो ज़्यादा जख्मी थे उनको मैंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाने का कहा। उन लोगों से फारिग होते ही रात के 10 बज गए। मैं बहुत थक गया था। उस सारे बिखेड़े ने उस खुशबू के राज को जानना ही भुला दिया था। इंस्पेक्टर वली को मैंने रोकने की कोशिश की, साथ खाना खाते हैं। नहीं डॉक्टर, उन लोगों की सुलह सफाई करानी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो माजरत करके चला गया और फिर मैं भी खाना खाते ही चारपाई पर लेटते ही सो गया। रात किसी पहर हल्के से खटके की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। उसी वक्त खुली खिड़की से उसी खुशबू का एक झोंका आया और मुझे मुअत्तर कर गया। मैं बेखुदी के आलम में खिड़की तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई ना था, बस वही खुशबू फैली हुई थी। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ निकलकर उस खुशबू की सिमत पहुंचा और इधर उधर गौर से देखता रहा, लेकिन मेरे अलावा वहां कोई और जी रूह ना था। अलबत्ता वो खुशबू मुझे ख़ास सिमत खींचती हुई महसूस हुई और मैं सहरज़दा सा होकर उस खुशबू के पीछे पीछे चलता जा रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि वह खुशबू मुझे किसी रास तक ले जाना चाहती है। चलते चलते पता नहीं कितना वक्त गुजरा कि मुझे एक ठोकर लगी और फिर मैं जैसे होश में आ गया। होश में आते ही मैंने अपने आप को सहराई झाड़ियों के सामने पाया। साथ ही एक बड़ा सा टीला था, जिसके गिर्द कुछ ईंटें पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि कुछ अर्सा पहले वहां कुछ तामीर करने की कोशिश की गई हो और फिर किसी वजह से छोड़ दी गई हो। फिर उसी वक्त वह खुशबू मेरी नाक के नथनों में घुसने लगी तो मैंने जल्दी से झाड़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां से वो एहसास को मुंजमिद कर देने वाली खुशबू आ रही थी। लेकिन उन झाड़ियों के पीछे भी कुछ ना था, बस वो खुशबू मुझे पागल सी कर रही थी, जिसका मंबा मुझे नहीं मिल रहा था। कि फिर तेज़ हवाएं चलने लगी, जिससे मैं काफ़ी उलझन में फंस गया, क्योंकि कभी मुझे वो खुशबू दाईं तरफ से आती महसूस होती तो कभी बाईं तरफ से, तो कभी आगे कभी पीछे से। मैं इस तरह के चक्कर लगाते लगाते थक गया और एक छोटे से टीले के ऊपर चढ़कर लेट गया। आज चांद जोबन पर था और अपनी चांदनी हरसू बिखेर रहा था। मुझे प्यास लग रही थी और मेरे पास पीने के लिए पानी न था और सहरा में पानी मिलना भी मुश्किल था। कुछ देर तक मैं ठंडी रेत पर लेटा रहा और फिर मैंने अपनी वापसी की सिमत का तयन करके वापसी का सफ़र शुरू किया। चलते चलते मैं ख्यालों में खो गया और फिर रास्ते से भटक गया। मैंने बेताब होकर इधर उधर देखा तो दाईं तरफ एक खंडर सा नज़र आया। मैं काफ़ी परेशान था क्योंकि रास्ता भूल चुका था। मेरे दिमाग ने कहा कि वापस चलो, लेकिन दिल ने कहा कि एक नज़र उस खंडर को भी देख लिया जाए। और फिर मैं खंडर की तरफ चल पड़ा। वहाँ तक पहुँचा ही था कि मेरा पाँव किसी चीज़ में अटका, जिससे मैं संभल न सका और बहुत ज़ोर से गिरा। लेकिन खैर वहाँ रेत थी, इसलिए ज़्यादा चोट लगने से महफूज रहा। कुछ देर रेत पर पड़े रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उठा और उस अड़कने वाली चीज़ पर नज़र डाली, जो कि ज़मीन में धंसी हुई थी। जब बगौर देखा तो वो एक कपड़ा सा था, जिसका कुछ हिस्सा बाहर था और वह फंदे की शक्ल में ज़मीन से बाहर था। ओह, तो मेरा पाँव इस फंदे में अटक गया था। फिर मेरे मुंह से शुक्र के कलमात निकले, क्योंकि मैं खंडर की दहलीज पर गिरने से बच गया था। उससे मैं ज़ख्मी भी हो सकता था। मैं उस कपड़े की तरफ ही देख रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो खुशबू जिसने मुझे दीवाना बना रखा था अब पहले से ज़्यादा आ रही थी। ये एहसास होते ही मैंने आगे बढ़कर वो कपड़ा आहिस्ता आहिस्ता रेत से बाहर खींच लिया। मैंने उसे झाड़ा तो वो एक रंगीन दुपट्टा निकला। जब मैंने बेख्याली में उस दुपट्टे को अपनी नाक से लगाया तो मैं उछल पड़ा, क्योंकि वो खुशबू उसी दुपट्टे से आ रही थी। फिर मैं कुछ सोचता हुआ उस खंडर में दाखिल हो गया, जो कि यकीनन कभी किसी की आलीशान रिहाइशगाह रही होगी। मैंने उस खंडर को मुकम्मल तौर पर देख लिया। 8 के करीब कमरे थे, जिनमें कुछ की दीवारें किसी हद तक सलामत थी, लेकिन छत किसी की भी नहीं थी। उस खंडर में तलाश करने के बाद भी
मुझे कुछ ना मिला और मैं बददिल सा होकर वापस निकलने लगा कि अचानक एक कमरे से मुझे दर्द में डूबी सिसकियों की आवाज़ें आने लगी और फिर मैं दीवानों की तरह इधर उधर भागने लगा। भागते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे कदमों से धमक सी पैदा हो रही है, जिससे मुझे शक हुआ कि इस कमरे के नीचे कोई तहखाना भी है। अब वो सिसकियों की आवाज़ बहुत मध्यम हो गई थी। मैंने तहखाने का रास्ता बहुत ढूंढा लेकिन नाकाम रहा। उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे कोई प्यासा आदमी दूर से कुआं देखकर भागता हुआ आए और फिर खाली कुआं देखकर जो हालत उसकी होती हो। शहर नमूदार होने लगी थी। वो सिसकियों की आवाज़ मध्यम होते होते ख़त्म हो गई थी। एक बेचैनी बेकली सी मेरे अंदर पैदा हो गई थी और फिर थक हार कर मैंने वापस अपने अस्पताल जाने का सोचा। और जब मैं खंडर से बाहर निकला तो वापसी का रास्ता न मिला। सूरज की किरणें नजर आने लगी थी। ये मेरे लिए मजीद परेशानी की बात थी, क्योंकि सहरा का शराब आदमी को कहीं का कहीं रखता है। और इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह थी कि साथ ही हिंदुस्तान की सरहद थी, जिसकी निशानदेही भी बिल्कुल न थी। इसलिए मुझे डर था कि कहीं गलती से उधर न चला जाऊं। इसी सोच में मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर एक ख्याल आते ही मैं हिम्मत करके उस खंडर की एक मजबूत और ऊंची दीवार पर चढ़कर चारों तरफ दूर दूर तक देखने लगा। और फिर सामने ही थोड़ी दूर मुझे कुछ कच्चे मकानात की छतें नजर आ गईं। मैं नीचे उतरकर उस तरफ चल पड़ा। मैं चल रहा था लेकिन रास्ता ख़त्म होने में न आ रहा था। अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि कल शाम से मैंने कुछ खाया पिया ना था। मेरे सामने एक बहुत बड़ा टीला सा था, जिस पर मैं बहुत मुश्किल से चढ़ पाया। और फिर अपने सामने ही रेंजर्स फोर्स की इमारत देखकर मुझे खुशी से चक्कर आ गया और मैं लड़खड़ा कर टीले से नीचे की तरफ जा गिरा। उसी वक्त किसी आदमी के शोर की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। होश आने पर मैंने अपने आप को एक साफ सुथरे कमरे में चारपाई पर पाया। उसी वक्त किसी ने मुझे उठाकर बिठाया और कोई मशरूब पिलाया, जिससे मेरी जान में कुछ जान आई। जब आंखें कुछ देखने के काबिल हुई तो अपने सामने अपने दोस्त इंस्पेक्टर वली को देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हाँ जी डॉक्टर साहब, कहाँ की सैर करके खुशी से बेहोश हो गए थे? उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस आज बेहोश होने को जी चाह रहा था, मैंने कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके बाद हम में ऐसे ही हल्की फुल्की मिजाक की बातें होती रही और फिर हम लोग असल बात की तरफ आ गए। मैंने अपने साथ होने वाली तमाम बात उसे बता दी। वो सारी बात सुनने के बाद सोच में पड़ गया। यार इतना क्यों सोचता है, कुछ दूर ही तो है वो खंडर, चलकर देख लेते हैं। मेरी बात सुनकर उसने सर को हिलाया और फिर साथ में 2 सिपाही और खुदाई के कुछ औजार लेकर हम लोग ऊँटों पर बैठकर उस खंडर में जा पहुंचे। उसने भी कदमों की धमक से मेरी बात की तस्दीक की। वाकई इस कमरे के नीचे तहखाना भी है। पहले हम सब ने मिलकर उस तहखाने का दरवाज़ा तलाश किया, लेकिन काफ़ी तलाश के बाद भी दरवाज़ा ना मिल सका। फिर वली ने सिपाहियों को उस कमरे का फर्श खोदने का कहा। सिपाहियों ने बड़ी मुस्तैदी से कमरे का फर्श उखाड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही फर्श का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नीचे तहखाने में जा गिरा। अंदर का कुछ रास्ता बन गया था। फिर कुछ देर बाद बदबू का एक शदीद भभका सा उस सुराख से निकला तो बेख्तियार हमारे हाथ अपने नाक पर जा टिके। अब हम सबके चेहरे पर तजस्सुस था और इंस्पेक्टर वली ने मेरी तरफ मायनेखेज नज़रों से देखा। उसके बाद वो दोनों सिपाही वली के इशारे से रस्सी के जरिए नीचे तहखाने में उतर गए। उनके पास हैवी टॉर्च थी। कुछ देर बाद एक चीखनुमा आवाज़ सुनाई दी, सर अंदर 2 लाशें पड़ी हैं। ये सुनते ही मुझे एक झटका लगा। मुनीर, तहखाने का रास्ता तलाश करो जल्दी, वली ने एक सिपाही का नाम लेते हुए कहा। दरवाज़ा मिल गया सर। कुछ देर बाद ही अंदर से मुनीर की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी खोलो, वली ने चीखते हुए कहा। उसके बाद कुछ देर तक अंदर से ठकाठक की आवाज़ें आती रही और फिर रास्ता खोल दिया गया, जो कि साथ वाले कमरे की दीवार के साथ ही था। नीचे उतरते हुए हमने उस जगह से निकली हुई ईंटों का मुआयना किया तो ऐसे लगा जैसे कुछ दिनों पहले ही इस रास्ते को बंद किया गया हो। उन लाशों को देखकर मुझे झटका सा लगा, क्योंकि लड़की के कपड़े उस दुपट्टे से मैच कर रहे थे। सूरज की रोशनी अब दोनों तरफ से तहखाने में दाखिल हो रही थी, इसलिए सब कुछ साफ नजर आ रहा था। और जब हम उन लाशों के करीब गए तो उनकी हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दोनों को बड़ी बेदर्दी से किसी तेजधार आले से कत्ल किया गया था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर लड़की की लाश का चेहरा देखकर मुझे एक चक्कर सा आ गया और मेरे दिल में दर्द की एक लहर उठी। ऐसे लगा जैसे किसी ने सुई बड़े जोर से मेरे दिल में चुभो दी हो और फिर दर्द की वो लहर पूरे जिस्म में फैलती महसूस हुई। मेरा जहन मुझे चंद दिन पीछे ले गया। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी तरह मेरी पट्टी कर रहे हैं, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा।
तो क्या पहले वाले डॉक्टर साहब अच्छी तरह मरहम पट्टी नहीं करते थे? मैं पट्टी करने में ही मसरूफ़ था। नहीं, वो भी अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन वो लड़कियों को अजीब नज़रों से देखते थे। उसकी आंखों में अजीब से रंग नज़र आ रहे थे। और फिर पट्टी मुकम्मल होने के बाद वो मेरी तरफ तिश्नगी की नज़र से देखते हुए चली गई। उसी वक्त मेरे कंधों पर एक मजबूत से हाथ का दबाव पड़ा तो मैं होश की दुनिया में आ गया। कहाँ खो गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, इंस्पेक्टर वाली मुझसे मुखातिब था। कुछ नहीं, ये लड़की तकरीबन 1 माह पहले मेरे पास आई थी। कुछ काटते हुए दरांती लग गई थी उसे। मैंने बहुत मुश्किल से उसे बताया। अब मैंने बगौर उन लाशों का मुआयना किया। मर्द की लाश बहुत कटी फटी थी, उस पर बहुत ज़्यादा वार किए गए थे, जबकि लड़की की बाईं तरफ गर्दन पर एक ही वार था, जिससे उसकी गर्दन आधे से ज़्यादा कट गई थी और यकीनन उसी से उसकी मौत वाक़ हो गई होगी। उन दोनों को किसी ने इतनी बेदर्दी से मारकर तहखाने में फेंका और फिर ऊपर से तहखाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर वली ने उसी वक्त एक सिपाही करीबी बस्ती जिसमें मेरा अस्पताल था की तरफ भेजा। इसका मतलब यह है कि इस लड़की का ताल्लुक इस गांव से है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, और मैं बस सर हिलाकर रह गया। हमने वो लाशें उठाकर बाहर रख दी और उन पर एक बड़ा सा कपड़ा डाल दिया गया। जब गांव वाले आ गए तो वली ने उनसे पूछा, आप सब में से किसी के घर से कोई फर्द तो गायब नहीं? जिसके जवाब में वो सब ना के अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। उसके बाद वली ने 2 आदमियों को बुलाकर लाशें दिखाईं तो अचानक उस वक्त एक शोर सा उठा। वो दोनों मकतूल इसी गांव के थे। उधर रोना धोना पड़ गया। अब इंस्पेक्टर वली को गुस्सा आ गया था, क्योंकि जब उसने किसी की गुमशुदगी के बारे में पूछा था तो सबने इनकार किया था, जबकि लाशों की हालत से पता चलता था कि उन्हें 1 माह के करीब हो गया है। फिर वली उनके वरसा से तफ्तीश करने लगा, लेकिन वो इनकार में सर हिलाते रहे। इंस्पेक्टर साहब, हमें कुछ नहीं पता, उनकी यही तकरार थी। मैं एक तरफ गुमसुम और उदास सा बैठा था। जब वली ने थोड़ी सी सख्ती की और जेल में बंद करने की धमकियां दी तो आखिर लड़के का बाप रोते हुए बताने लगा, वो दोनों आपस में मंसूब थे, लेकिन एक दिन पड़ोस बस्ती के एक चौधरी के बदमाश लड़के ने उस लड़की जिसका नाम अजरा था को कहीं देख लिया और फिर वो उसके पीछे पंजे झाड़ कर पड़ गया। आखिर मजबूर होकर लड़की के वालिदैन और लड़के के वालिदैन ने चुपचाप दोनों का निकाह करके उसी रात खामोशी से उन्हें यहाँ से निकाल दिया और लाहौर जाने का कहा। दोनों ख़ानदान मुतमईन थे। उसके बाद वली ने अपने अफसरान को सब कुछ बताकर उस लड़के और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मेरा दिल बहुत दिनों तक उस लड़की और उस वाक़े पर उदास रहा। मैं किसी सूरत भी ये ना समझ सका कि उस खुशबू ने उस राज के बारे में मुझे ही क्यों बताया। तो एक ख्याल कुंदा बनकर मेरे जहन में आया, क्योंकि मैं एक नरमदिल इंसान हूँ। और फिर उस लड़की को मैं पसंद भी करने लगा था। और फिर उन दोनों के पिंजर को कफन देकर नमाज जनाजा अदा की और दफन कर दिया गया। गांव के सारे अफराद की आंखें गम से नम थी। उसके बाद मैं उस गांव में 1 साल तक रहा। कई बार खंडर की तरफ गया, मगर फिर मुझे उस खुशबू का कभी एहसास ना हुआ। और दोस्तों, कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम हयातुल्लाह खान साहब हैं अफ़गानिस्तान से, यासिर महमूद साहब हैं मस्कत ओमान से, सना उज़ैर साहिबा हैं रांची झारखंड इंडिया से, मोहम्मद सरफराज साहब हैं मोरगा रावलपिंडी पाकिस्तान से, मुजाहिद साहब हैं जड़ावाला फैसलाबाद पाकिस्तान से, और मोहम्मद शावेद साहब हैं गाज़ियाबाद लोनी इंडिया से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो दोस्तों के साथ भरपूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।